तो 12 बोर्ड्स का हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो रोटेशनल डायनामिक्स में एक्चुअल में दो चैप्टर्स इंक्लूडेड है। पहला चैप्टर है सर्कुलर मोशन और दूसरा चैप्टर है रोटेशनल मोशन। एक्चुअल में पुराना जो सिलेबस था उसमें ये दोनों चैप्टर्स अलग अलग थे, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, लेकिन ये न्यू सिलेबस में रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों को कंबाइन करके रोटेशनल डायनामिक्स ऐसे एक ही चैप्टर कर दिया है। तो इसका हम लोग आज स्टार्टिंग का कुछ बेसिक पार्ट देखने वाले हैं। ऑलरेडी अपने JEE और नीट के जो लेक्चर्स हुए हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हैं, उसमें आप लोगों ने सर्कुलर मोशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो इसमें बेसिक क्या क्या लगने वाला है वो हम लोग देखते हैं। कैन यू रिकॉल? नंबर 1, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? नंबर 2, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ center of mass? What are kinematical equations of motion? Number 4, do you know real and pseudo forces, their origin and applications? तो ये जो पहला पार्ट है what is circular motion, ये तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। ऊपर से सर्कुलर मोशन के सारे टाइप्स यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन UCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब नॉन UCM, उसका ही दूसरा नाम वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो भी देखा है। एंगल ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड्स, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सर्कुलर मोशन के लिए, ये सब हम लोग देख चुके। तो यही कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आएंगे, तो ये आसान पार्ट जाएगा तुम लोगों को। नंबर 2 है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर तुम लोगों को 11 का चैप्टर नंबर 4 याद आ रहा है तो उसके एंडिंग में सेंटर ऑफ मास और उसके साथ साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी COM और CG ऐसे दो कंसेप्ट्स पढ़े थे। तो उसमें से कुछ पार्ट इसके एंडिंग में यूज होने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अगर पता नहीं है तो फिर से 11 का 4th चैप्टर निकाल के थोड़ा सा रिवाइज कर लो, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और जब सेंटर ऑफ मास इसमें आगे यूज होगा तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस तो हम लोगों को पता ही है, और लीनियर और सर्कुलर या रोटेशनल काइनेमेटिकल इक्वेशंस ये एनालॉजिकल रहते हैं, हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। डू यू नो रियल एंड सूडो फोर्सेस, देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस? सो रियल और सूडो फोर्सेस के बीच का डिफरेंस तो हम लोगों ने देख लिया है 11th में ही, और उसका डिफरेंशिएशन भी देखा है, डिफरेंस का टेबल भी हम लोगों ने पढ़ा है और उसके यूजेस भी देखे। अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो रियल फोर्सेस डिस्टिंग्विश में हम लोग लिखते हैं रियल फोर्सेस ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन से है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बहुत बड़ा फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंडर आता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और 2 न्यूक्लियर फोर्स रहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और उसके साथ साथ वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये है 4 रियल फोर्स। और सूडो फोर्स का एग्जांपल देना ही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हो, जो अवे फ्रॉम द सेंटर जाता है। तो ये बेसिक जो है इसका हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन में ये सब जनरल कंसेप्ट दिया है, एक्चुअल में टाइम पास का है, ये तुम लोग बाद में पढ़ सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, ये हमेशा याद रखना है। कितना भी कैसे भी यूनिफॉर्म हम लोग बोल दे, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन हमेशा रहेगा ही। सो इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन as the direction of velocity changes at every instant, it is an accelerated motion. ये डायग्राम का हम लोग अगर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये डायग्राम का अगर एग्जांपल देखते हो तो कंसिडर करो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जिसका सेंटर C है और पार्टिकल को P सिंबल से डिनोट किया है। तो अभी यहाँ पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये दिखाई दे रहा है। तो अगर ये यहाँ से याद आ गया तो यहाँ पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने
करना पड़ेगा और वो ये डायरेक्शन में आ जाएगा। जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूसली वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है यानी वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, वो चेंज होते जा रही है डायरेक्शन की वजह से। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा ही। तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड मोशन, ये याद रखना है। देयर इज ऑलवेज एक्सेलरेशन प्रेजेंट। इट इज अ पीरियोडिक मोशन। ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट्स इट्स path along the same trajectory, thus the motion is periodic। अब periodic किसको बोलना है? कुछ वक्त के बाद जो रिपीट होते रहता है, बार बार वही होते रहता है, उसको हम लोग पीरियडिसिटी बोलते हैं या पीरियडिक मोशन बोलते हैं। और उसका जो टाइम रहेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। तो ये जो दो पार्ट्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। नंबर 2, इट इज़ अ पीरियडिक मोशन। तो क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो उसमें ये 2 पॉइंट्स हम लोगों को लिखने। 1 मार्क का रहेगा तो सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखोगे। 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो पॉइंट के साथ इसका जो आगे का एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी वेक्टर चेंज हो रहा है। और पीरियोडिक मोशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार पार्टिकल वहीं पे कुछ टाइम के बाद आते रहता है। तो याद रखना है कि क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो आगे का जो पार्ट है वो अब हम लोग देखते हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स मतलब क्या, ठीक है। As seen in 11th standard, in order to describe a circular motion, we use the quantities angular displacement। In short, यहाँ पे quantities के बारे में बोला है। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी रहेगा। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टर्म्स है बस, और ये फॉर्मूले याद रहेगा। तो अगर सर्कुलर मोशन ZEE का सर्कुलर मोशन का फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो अगर तुम लोगों को याद है तो मैंने कंपैरिजन दिखाया था वहाँ पे लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, या लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का मैंने कंपैरिजन किया था। जैसे एस ये सिंबल हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा यूज करेंगे। लीनियर वेलोसिटी या स्पीड के लिए v यूज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड के लिए ओमेगा यूज होगा। लीनियर एक्सीलरेशन के लिए a यूज होगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए अल्फा यूज होगा। तो यहाँ पे वही सब बेसिक दिखाया है। ये देखो, ये जो मैं हाईलाइट करके रख रहा हूँ इसके ऊपर तुम लोगों को ध्यान देना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो जो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। ऐसे सारी चीज़ों को मैं हाईलाइट करके रख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे। और जनरली ये जब लेक्चर तुम लोग देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बैठते हो तो नोट्स बनाना शुरू कर दो। सिर्फ जैसे मूवीज देखते हो या सीरियल देखते हो वैसे वीडियो देख के मजे मत ले लो। मजे ले लो लेकिन उसके साथ साथ लिखना भी शुरू करो, उससे तुम लोगों का ही फायदा होगा, नोट्स बनते जाएंगे। ये ऑलरेडी ये देखो, ये जो दिख रहा है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये हम लोगों ने डिराइव भी किया था और ये 11th में यूज भी किया है। ZEE और नीट के लेक्चर में भी ये बहुत यूज किया है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज करते हैं, लेकिन v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये ऐसा सीक्वेंस याद क्यों रखना है, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, रेडियस वेक्टर रहता है आर। तो ये सीक्वेंस में अगर याद रखते हो तो वेक्टोरिकल फॉर्म भी बन जाएगा, v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। इसलिए ये v इज इक्वल टू ओमेगा आर यही फॉर्मेट में याद रखो। चलो आगे का पार्ट देखते हैं। आगे के पार्ट में है बहुत ही ऊपर चला गया ये तो।
यहाँ पे दो डायग्राम दिखा है, ठीक है। अगर एक पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज ले लो और ये क्लॉकवाइज, तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली राइट हैंड टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें तुम लोग अगर यहाँ पे राइट हैंड रखते हो और जो भी फिंगर्स है वो इस डायरेक्शन में घुमाते हो तो तब अपने आप ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ओमेगा बार जो रहेगा उसकी डायरेक्शन ऊपर रहेगी। और राइट हैंड का ही इस्तेमाल करना है। अगर तुम लोग फिंगर्स को इस डायरेक्शन में घुमाते हो तो तुम्हारा थंब अपने आप नीचे चला जाएगा, तो ओमेगा बार जो रहेगा उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। ये यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन दिखा है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो भी ओमेगा आएगा वो एक में सीधा आएगा दूसरे में उल्टा आएगा, एक दूसरे के अपोजिट मोशन है ये। तो टी ये टाइम पीरियड रहेगा, ओमेगा इसको अलग अलग नाम से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये जो है ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हम लोगों ने यूज भी किया है। ये सब मैं हाईलाइट करके रख रहा हूँ यहाँ तक, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो ओमेगा को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। उसका फॉर्मूला 2 पाई f होता है। f के लिए हम लोग स्मॉल n डाल सकते हैं। ये लीनियर फ्रीक्वेंसी रहेगा। स्मॉल n मतलब स्मॉल f जो हम लोग हर्ट्ज में गिनते हैं। रोटेशंस पर सेकंड बोल सकते हो, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड बोल सकते हो या साइकिल्स पर सेकंड बोल सकते हो, ठीक है। और इसका ही दूसरा फॉर्मूला रहता है 2 पाई अपॉन t। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, ये हम लोगों ने बहुत बार यूज किया है। अब ये यूसीएम, ये जो बार मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियोस देखे, जो ऑनलाइन लेक्चर्स हो चुके हैं, उसमें ये पढ़ा है। तो यूसीएम का डेफिनेशन तो पता ही है, जिसमें पार्टिकल का जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो पार्टिकल का ना डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो स्पीड वो अगर कांस्टेंट रहता है तो उसको यूसीएम बोलेंगे, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन पैदा होता है, और जो एक्सीलरेशन यहाँ पे यूज करते हैं उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो उसको डायरेक्शन के फॉर्मेट में दिखाना है तो ए आर बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, इससे डिनोट करना पड़ेगा। अब ये माइनस साइन जो है ये डायरेक्शन की वजह से आती है, और ये जो आर है ए के नीचे का ए आर बार का, ये जो आर है ये आर फॉर रेडियल डायरेक्शन है, मतलब रेडियस की तरफ यानी सेंटर की तरफ जाने वाला। या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का ही दूसरा नाम अगर तुम लोगों को याद है तो रेडियल एक्सीलरेशन भी होता है। और ये जो आर बार है ये रेडियस वेक्टर है, और ओमेगा स्क्वायर यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड का यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे सब ठीक से लिखा है। रेडियस वेक्टर हम लोग हमेशा सेंटर से बाहर के डायरेक्शन में गिनेंगे आर बार, और ये एक्सीलरेशन जो रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर रहेगा। तो ये वेक्टर अंदर के डायरेक्शन में और रेडियस वेक्टर बाहर के डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए ये जो फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे ए आर बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, ये माइनस साइन जो है ना ये दो वेक्टर्स की वजह से आता है। एक है बाहर के डायरेक्शन में जाने वाला, दूसरा है अंदर के डायरेक्शन में आने वाला। तो 180 डिग्री मतलब अपोजिट हो गए, अपोजिट मतलब माइनस साइन देना पड़ेगा रिलेशन के केस में। तो यहाँ पे एक इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। जब हम लोग फैन को चालू करते हैं या बंद करते हैं तो उसमें जो मोशन रहेगा स्टार्टिंग का वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा। कंसीडर करो फैन बंद है और सडनली तुम लोगों ने उसको चालू किया, तो उसका जो भी एंगुलर स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और कुछ सेकंड के बाद वो उसका मैक्सिमम स्पीड पकड़ता है। तो
स्टार्टिंग में उसका स्पीड चेंज होते जाता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंडर आएगा। यही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो वो तुम लोग पढ़ सकते हो, ज़्यादा उसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है एक्सीलरेशन के बारे में, और एक एक्सीलरेशन हम लोगों को देखना है जिसका नाम है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नाम से ही पता चलता है कि ये टेंजेंट से रिलेटेड होगा। द एक्सीलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is directed along or opposite to the velocity, hence always tangential and is called as tangential acceleration। ये हमेशा tangent की तरफ जाएगा, इसलिए इसका नाम tangential acceleration होगा। तो रेडियस के लिए या सेंटीमीटर एक्सीलरेशन के लिए AR ये सिंबल यूज करते हैं, वैसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए AT ये सिंबल यूज करेंगे। अगर तुम लोगों को सर्कुलर मोशन का लेक्चर याद आ रहा है तो उसमें हम लोगों ने यूसीएम नॉन यूसीएम के डिफरेंस में लिखा था। यूसीएम में AT इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का कंपोनेंट 0 होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सीलरेशन ही प्रेजेंट होता है। और नॉन यूसीएम में, या उसका दूसरा नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, AT इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसका डेफिनेशन और सिंबल यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं अल्फा को कैसे डिनोट करोगे। तो अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन, तो उसका फॉर्मूला डी ओमेगा बाई dt हो जाएगा। और अच्छे से बताना है तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या एंगुलर वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करो तो हम लोगों को अल्फा मिल जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब रहेगा तो ये सारे टर्म जो है AT अल्फा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दिखा है, ये एग्जांपल देखो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है वो कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है, पार्टिकल या कौन सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, इसको ठीक से तुम लोग अगर वर्टिकली देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसके ऊपर अगर तुम लोग राइट हैंड रूल लगाते हो तो तुम्हारा जो ओमेगा है वो ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही तुम लोगों ने स्विच ऑफ कर दिया, मतलब उस पार्टिकल का एनर्जी कम करना शुरू किया या फैन को बंद करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे वो कम होते जाएगा, तो उसका जो अल्फा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग सडनली फैन को ऑन करते हैं और वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उसका अल्फा यानी एंगुलर एक्सीलरेशन, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे और इसलिए उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने सडनली ऑन किया है उसको। और अगर हम लोग फैन को ऑफ करते हैं तो अभी भी वो उल्टा घूमना शुरू नहीं होता है, वो घूमेगा तो उसी डायरेक्शन में, तो उसका ओमेगा भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रुकने वाला है, तो उसको रोकने का काम ये अल्फा करता है, इसलिए उसका जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा और अल्फा ये साथ में होते हैं तो मोशन बढ़ते जाएगा, ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो मोशन कम होते जाएगा। इसको ही हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन का डिफरेंस बोल सकते हैं। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये स्पीड बढ़ते जाएगा फैन का, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब हम लोगों ने स्विच ऑफ किया या कुछ तो गड़बड़ हो गई है और फैन स्लो होते जा रहा है। तो ये था एग्जाम्पल रिलेटेड टू ओमेगा एंड अल्फा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के अपोजिट कब रह सकते हैं, उसका ये एक एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने। अब हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। A fan is rotating at 90 rpm. It is then switch off. It stops. ये देखो मैंने हाईलाइट किया है क्वेश्चन। A fan is rotating at 90 rpm.
It is then switched off. It stopped after 21 revolutions. Calculate the time taken by it to stop, assuming that frictional torque is constant. देखो फ्रिक्शन तो होगा ही, और तुम लोगों ने फैन से आने वाली आवाज भी सुनी रहेगी जहाँ पे वो जो ब्लेड्स है उसको में बॉडी यानी रोटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, वहां से कुछ आवाज भी निकलती है। फैन अगर बहुत खराब हो चुका है या पुराना हो चुका है तो कभी कभी बहुत अजीब आवाज भी आते रहते हैं फैन के अंदर से, तो वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट कंसिडर कर रहे हैं। 90 आरपीएम, आरपीएम मतलब रोटेशंस पर मिनट या रिवॉल्यूशंस पर मिनट। और लास्ट लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आरपीएम से हम लोग आरपीएस निकाल सकते हैं। इसको डिवाइड बाय 60 करोगे ना तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी मतलब रिवॉल्यूशंस पर सेकंड मिल जाता है। तो 90/60 करोगे तो तुम लोगों को आरपीएस मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। इट इज देन स्विच ऑफ मतलब बंद किया है, और इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशंस। तो फैन का स्विच बंद करने के बाद उसके 21 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होके वो रुक रहा है। तो कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय टू स्टॉप। तो कितने टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल मैंने हाथ में स्टॉप वॉच रखा है और मैंने फैन को बंद किया, और जैसे ही मैंने फैन को बंद किया साइमल्टेनियसली मेरा स्टॉप वॉच शुरू हो चुका है। तो जब इसके 21 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होके ये रुक जाएगा तो मैं स्टॉप वॉच बंद कर दूंगा। तो स्टॉप वॉच का रीडिंग कितना रहेगा, इन शॉर्ट कितने टाइम के बाद ये बंद हो रहा है हो जाएगा, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो गिवन देखो, ये 90 आरपीएम को इन्होंने आरपीएस में कन्वर्ट किया। ये 90/60 करने के बाद ही 1.5 मिलेगा। कैसे? 90/60 मतलब 0 0 कैंसिल, 9/6 मतलब 3 3 9, 3 2 6, 3/2 मतलब 1.5। तो 90/60 करके ये 1.5 नंबर है। अब ओमेगा 0 का वैल्यू हो जाएगा 2πn0। ये सिंबल यूज किया है। ठीक है, तुम लोग सिर्फ ओमेगा इज इक्वल टू 2πn यूज कर सकते हो। देखो आगे जाके ना हम लोगों को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और एक्सेलरेशन में चेंज इन ओमेगा लेना है। तो दो अलग अलग ओमेगा यूज करते हो तो आसान रहेगा। तो ये इनिशियल के लिए तुम लोग सिंबल यूज करते हो ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2πn0। तो n0 की वैल्यू मिल चुकी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 n0 की जगह पे डाल दो तो 2.1.5 मिलेगा 3π। लेकिन ये रहेगा रैड पर सेकंड मतलब रेडियन पर सेकंड। ओमेगा मिल गया। द एंगल थ्रू व्हिच द ब्लेड्स ऑफ फैन मूव व्हाइल स्टॉपिंग इज थीटा इज इक्वल टू 2π। और 21 रोटेशन, देखो एक रोटेशन में 2π रेडियन कंप्लीट होगा। 2π रेडियन कहां से मिलेगा? 360 डिग्री। सर्कल मतलब 360 डिग्री रहता है, तो एक रोटेशन में 360 डिग्री यानी 2π रेडियन कंप्लीट होगा। तो 21 रोटेशंस के लिए कितना? तो 2π को 21 से मल्टीप्लाई करो मतलब 42π रेडियन मिल जाएगा। तो अब देखो अब तक हमारे पास क्या क्या आ चुका। n0 यानी आरपीएम जो बोला है, एक्चुअल में इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ की है। यहाँ पे डिवाइड बाय 60 दिखाना चाहिए था, क्योंकि n0 90 आरपीएम और फिर से n0 के लिए ये थोड़ी सी गड़बड़ इन्होंने एक स्टेप दिखाना चाहिए था यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। उसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हारा। ध्यान रखो ये n0 जो रहेगा ये फ्रीक्वेंसी रहेगा मतलब आरपीएस में आना चाहिए। तो 90/60 90 rpm/60 मतलब 1.5 आरपीएस यानी n0 मिल गया। तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो 2π × 1.5 करोगे तो 3π रेडियन पर सेकंड मिल जाएगा। अब अपने पास ओमेगा 0 आ गया है और थीटा भी आ गया है। थीटा कैसे मिलेगा? 2π × 21 रोटेशंस या 21 रिवॉल्यूशंस, तो 42π रेडियन ही मिल गया। देखो फैन स्टॉप हो रहा है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगा ओमेगा उसको हम लोग 0 मान लेंगे। तो यूजिंग द इक्वेशंस एनालॉगस टू काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको ये बताना है एक्चुअल में लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशन जो रहता है A is equal to V minus U upon T, उसका ही हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स में एनालॉगस क्वांटिटी यूज करने जा रहे हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे इन्होंने सब्स्टिट्यूशन किया है इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा ये तुम लोग थोड़ा सोच सकते हो। ये देखो ये जो है ना ये हम लोगों को दूसरे इक्वेशन से मिलता है, सॉरी तीसरे इक्वेशन से मिलता है। तीसरा इक्वेशन क्या रहता है?
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो उसको ही अगर रोटेशनल डायनामिक्स यानी सर्कुलर मोशन के लिए या रोटेशनल मोशन के लिए लगाना है तो वो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। उस टर्म्स को रीअरेंज करो तो तुम लोगों को ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा मिल जाएगा। और ये वाला जो इक्वेशन है ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है, लेकिन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में तो अल्फा ही है तो दोनों का राइट हैंड साइड हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई 0, तो यहाँ पे 0 रख दिया। ओमेगा 0 कितना आया था 3 पाई रख दिया। टाइम पता नहीं है निकालना है, डिनोमिनेटर में टी वैसे का वैसे रहेगा। ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा 0 है, 0 का स्क्वायर कितना रहेगा 0। ओमेगा 0 कितना है 3 पाई, तो उसका स्क्वायर करो तो 3 पाई होल स्क्वायर आ जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 28 सेकंड। ये तुम लोग सॉल्व करके चेक करके देख सकते हो, वीडियो को पॉज करो और ये खुद से सॉल्व करके देखो। t इज इक्वल टू 28 सेकंड आना ही चाहिए। इसका मतलब जब हम लोग फैन बंद करेंगे तो उसके 21 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होंगे और वो रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होके जब फैन बंद हो जाएगा तो तब तक स्टॉपवॉच में 28 सेकंड का टाइम चला जाएगा। इन शॉर्ट स्टॉपवॉच का रीडिंग जो रहेगा वो 28 सेकंड रहेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था। तो इसका आगे का पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू।